चलो ठीक है, तो आज एक हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन यानी सहलग्नता एवं पुनर्संयोजन। ठीक है। आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कई जगह प्री बोर्ड के पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है, बोर्ड्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर बहुत अच्छे से समझें। एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखो ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बन के बहुत चांसेस भी होते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझो। ठीक है, चलो। लिंकेज यानी कि सहलग्नता, रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन। ठीक है, अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन करो, उस टॉपिक पे आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है, ये किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था तभी हम बना रहे हैं इसे। ठीक है, चलो देखो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन यानी कि लिंकेज मतलब सहलग्नता, रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन। अब ये क्या होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। लिंकेज मतलब होता है दो जीन जब बहुत पास पास होती हैं तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आने की संभावना बढ़ जाती है, साथ साथ आने की संभावना बढ़ जाती है। और रिकॉम्बिनेशन मतलब साथ साथ आने की संभावना कम हो जाती है। अब ये है क्या, आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, इसको समझने के लिए दो शब्द हमको जानना ज़रूरी है। वो दो शब्द कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, पहला शब्द आपको पता होना चाहिए जीन क्या होता है। ठीक है, और आई होप आपको पता भी होगा, मैं पिछले कई वीडियो में जीन के बारे में बताती आ रही हूँ। ठीक है, जीन क्या होता है देखो। ठीक है, दूसरा शब्द हमें देखना है अलील क्या होता है, इसको भी अभी देखते हैं। ठीक है, अलील मैंने बताया नहीं है पर अभी आज आपको बता दूंगी मैं। देखो, आप जानते हो कि कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इस तरह से क्या होता है, डीएनए होता है इस गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, और डीएनए का वह भाग जो कोई प्रोटीन बनाए उसे हम कहते हैं जीन। यानी कि डीएनए का वह भाग जो फंक्शनल हो यानी काम का हो, फंक्शनल मतलब काम का हो। ठीक है, फंक्शनल हो उसे जीन कहते हैं, जीन कहते हैं। द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पर कोई ना, आज फिर से इसको देख लेते हैं। तो जीन क्या है, डीएनए का वह भाग जो फंक्शनल हो, जो काम का हो। और कहाँ पाया जाता है ये डीएनए, गुणसूत्र में। ये किसका मैंने डायग्राम बनाया है, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम यानी कि हिंदी में बोलूँ तो गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये अलील क्या होते हैं, अलील को समझते हैं। देखो कोई भी मैंने आपको कई बार बता रखा है कि कोई भी आपके अंदर लक्षण हो, जैसे कि मान लो मैं कहूँ मेरे हेयर का कलर। ठीक है, मेरे हेयर का कलर ब्लैक है यानी मेरे बालों का रंग काला है। ठीक है, इसके लिए मेरे अंदर कोई ना कोई जीन होगा तभी मेरे बालों का रंग काला है। ठीक है, अब वो जीन, ठीक है, वो जीन क्या है, वो जीन काले रंग के लिए है। ठीक है, वो जीन किसके लिए, हेयर कलर के लिए है, काले रंग के लिए नहीं। वो जीन है हेयर कलर के लिए। अब हेयर कलर मेरा काला भी हो सकता था, ब्राउन भी हो सकता था। इसको हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके अलील डिसाइड करते हैं। यानी एक व्यक्ति में एक जीन के लिए कम से कम 2 अलील होते हैं। ठीक है, अलील क्या होते हैं, आप थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अलील क्या होते हैं, एक जीन के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति में कितने अलील होते हैं, 2 अलील होते हैं। इसको हिंदी में भी अलील ही कहते हैं, अलील। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, आप जब जेनेटिक्स पढ़ रहे होगे तो आपने ये जरूर सुना होगा, कैपिटल टी क्या है, ये एक अलील है। स्मॉल टी क्या है, अलील है। कैपिटल टी मतलब होता है टॉल यानी कि लंबा पौधा। स्मॉल टी मतलब होता है ड्वार्फ यानी कि वामन यानी कि छोटा पौधा। ठीक है, तो लंबा और छोटा क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, हाइट होती है, और हाइट यानी कि ऊंचाई या लंबाई आप कह सकते हो। हाइट के लिए क्या होगा, एक जीन होगा। यानी इस जीन के कितने अलील हैं, 2 अलील हैं। ठीक है, जीन क्या है, जीन डीएनए का वह भाग है,
ठीक है, जो कि फंक्शनल है यानी काम का है। इस जीन के 2 अलील हो सकते हैं, या तो लंबा वाला अलील होगा या तो बौना वाला या ड्वार्फ वाला अलील होगा। ठीक है, तो एक हमारा जीन है और उसके कितने अलील हैं, 2 अलील हैं। ठीक है, तो देखो इसी तरह से हाइट हमारा एक लक्षण था, उस लक्षण के लिए एक जीन है। हाइट हमारा एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए एक जीन है, और एक जीन के कम से कम 2 अलील होते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी व्यक्ति में हो सकता है यही वाले 2 अलील हो, कैपिटल टी हो। किसी व्यक्ति में हो सकता है स्मॉल टी वाले 2 अलील हो, और किसी व्यक्ति में हो सकता है एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो। ये डिफरेंट अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह से हो सकता है, अलग अलग पौधे में अलग अलग तरह से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें को हमको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक जीन के लिए 2 अलील होते हैं एक व्यक्ति में। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें समझनी है और कुछ नहीं। इतना सा आपको समझ में आ गया तो अब आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो समझते हैं। ठीक है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। देखो आपका कोशिका विभाजन जो होता है ना, सेल डिवीजन। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन आपके 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और माइटोसिस मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, मियोसिस। क्योंकि ये जो आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, समसूत्री विभाजन में नहीं देखा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसको स्टार पॉइंट डाल के आप पहला उसमें लिख देना, हेडिंग डालना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और उसमें पहला पॉइंट यही लिखना कि जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन में होता है, यानी कि मियोसिस डिवीजन में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक से कितनी बनती हैं, 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, और इसमें 1 से केवल 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस माइटोसिस। अच्छा, ये कब बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बनाने के दौरान बनता है, गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स का हिंदी मुझे याद नहीं है, मैं आपके लिए लिख दूंगी। ठीक है, गैमीट्स बनाने के काम आता है। गैमीट्स मतलब या तो स्पर्म या फिर ओवम। ठीक है, और बाकी सारी कोशिकाओं के विभाजन में कौन काम आएगा, माइटोसिस टाइप का विभाजन होता है बाकी सारी कोशिकाओं में। सिर्फ स्पर्म और ओवम बनाने के लिए, शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस इस्तेमाल होता है। यानी जब भी किसी व्यक्ति को रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, यानी माता पिता को जब बच्चे का निर्माण करना है तो उनकी बॉडी में स्पर्म अथवा ओवम बनता है। ठीक है, स्पर्म बनेगा फादर में, ओवम बनता है मदर में, यानी कि फीमेल में ओवम, मेल में स्पर्म बनता है। कैसे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अब इस विभाजन में ऐसा क्या होता है जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को जन्म देता है, वो चीज़ हम समझेंगे। तो एक बात तो आपको पता हो गई कि जो आपका लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन होता है वो कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, देखो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन है, ये है ना, कोशिका विभाजन है। इस विभाजन में क्या होगा उस बात को हम समझते हैं। देखो देखो इधर, जैसे मान लो ये कोई कोशिका थी, इसका विभाजन होना है। ठीक है, इस कोशिका का क्या होना है, विभाजन होना है। इसके अंदर मान लो ये क्या है, ये एक क्या है, ये 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, 2 गुणसूत्र हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों गुणसूत्र हैं, यानी कि क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है। अच्छा, अब मैं इसे बड़ा करके बना देती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे बड़ा बड़ा बनाऊँ तो देखो ऐसे मैं बना दे रही हूँ इसे। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी इसे समझने में। इसी दोनों गुणसूत्र को मैंने निकाल के बड़ा बना दिया। अच्छा, ये छोटा बन गया, आप इसे बड़ा ही मानो। ठीक है, चलो अब ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अब देखो, इन्हीं गुणसूत्रों को मैंने निकाल के बड़ा कर दिया। ये क्या है? आपके पेयर वाले क्रोमोसोम है। मैंने कहा था टोटल कितने क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम होते हैं किसी व्यक्ति में, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ये मैं जब आपको जेनेटिक डिसऑर्डर बता रही थी तो मैंने वहाँ पढ़ाया था। आप एक एक वीडियो बहुत ध्यान से देखा करो बच्चों, आपके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई भी फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाती, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो, एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम, या मैं कह दूं 23 पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़े में क्रोमोसोम होते हैं, तो ये एक जोड़ा है। ठीक है, एक जोड़े में क्रोमोसोम है। बात समझ में आई? इस जोड़े में क्रोमोसोम में देखो क्या होता है, एक क्रोमोसोम में जो आपके अलील होते हैं, यहाँ पे कोई जीन होगा, ठीक है, यहाँ पे जीन होगा, यहाँ पे जीन होगा। मान लो ये जीन किसके लिए है? हाइट के लिए है। जैसे मान लो मैं कोई कलर इस्तेमाल कर ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे देखो, ठीक है, ये क्या है? ये एक जीन है। मान लो ये क्या है? ये एक जीन है जो मैंने येलो कलर से आपको दिखा रखा है। ठीक है, ये क्या है? जीन है। मैं इसको भी येलो कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो मैंने चारों पे निशान दिया, ये क्या है? एक जीन है। ठीक है, और एक जीन के मैंने कितने अलील आपको बताए थे? मैंने बताए थे एक जीन के 2 अलील हो सकते हैं। ठीक है, एक जीन के 2 अलील हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति में 2 अलील हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो अलील है, मान लेते हैं इसमें कैपिटल टी अलील है, कैपिटल टी, और इसमें क्या है? स्मॉल टी नाम का अलील है। ठीक है, ये आपका जीन किसके लिए है? हाइट के लिए है। ये वाला जीन किसके लिए? हाइट के लिए है, यानी कि लंबाई के लिए है। ठीक है, लंबाई के लिए कोई ना कोई तो जीन होगा, तभी तो हम लंबे हैं, है ना? तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अच्छा, ये मत सोचना कि ये तो 4 हो गए। एक्चुअल में जब ये डिवीज़न हो जाता है तो ये टूट के एक एक सेल में एक एक जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक मानोगे, ये एक है। बात समझ में आ रही है? ये एक कोशिका में ये आधे पर से टूट के एक कोशिका में जाएगा, आधे से टूट के दूसरी कोशिका में जाएगा। तो इसको आप 4 मत समझो, इसको समझो कि एक में ये जाने वाला है, दूसरे में ये जाने वाला है। ठीक है, चलो देखो, अभी थोड़ा देर पेशेंस रखो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करती हूँ, दूसरा कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मान लो कोई दूसरा अलील है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई दूसरा जीन है, नॉट अलील। यहाँ पे मान लो कोई दूसरा जीन है जिसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये रेड कलर के लिए जीन है। ठीक है, ये क्या है? आर मतलब रेड कलर, और स्मॉल आर मतलब वाइट कलर। ठीक है, ये कलर के लिए जीन है। ऐसे 2 जीन यहाँ पे स्थित हैं। एक आपका जीन है हाइट के लिए, और दूसरा जीन जिसको मैं ग्रीन कलर से भी कलर कर दूंगी, वो होगा आपका कलर के लिए। ठीक है, कलर के लिए, यानी कलर ऑफ फ्लावर मान लो, किसी पौधे के कलर के लिए। ठीक है, फूलों के रंग के लिए ये जीन है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको इसे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो, इसको मैं हरे कलर से कह देती हूँ। तो ये क्या है? ये 2 जीन है। ठीक है, एक जीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक जीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा मिला करके एक एक जीन माना जाएगा। ये पूरा जो मैंने येलो कलर से दिखाई, ये क्या है? एक जीन है, जिसके लिए आपके पास 2 टाइप के अलील हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। यहाँ पे भी एक जीन है। ठीक है, ये जितना भी मैंने हरे कलर से दिखाया है वो क्या है? एक जीन है, जिसके लिए आपके पास 2 तरह के अलील हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब देखो होता क्या है। ठीक है, होता क्या है, देखो, अब क्या होगा? मान लो इसका ये वाला भाग, ठीक है, अगर मैं मान लो इसको थोड़ा सा कलर कर देती हूँ, मान लेते हैं ये पिंक वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, थोड़ा सा कलर करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। देखो, मान लेते हैं ये पिंक वाला क्रोमोसोम है, ये वाइट वाला क्रोमोसोम है। तो हो सकता है कि ये अपनी जो ये वाली आर्म है, ये वाली जो भुजा है, वो इसके साथ बदल ले। ठीक है, ऐसे हाथ मिलाएं दोनों। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो कि ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। अब हाथ मिलाने के दौरान क्या होगा? देखना, अब हाथ मिलाने के दौरान क्या होगा? वापस से जब हाथ मिला के अलग होंगे तो हो सकता है इसका कुछ भाग टूट के इसमें आ जाए और इसका भाग टूट के इसमें आ जाए। जैसे देखो, देखना, ये आपका पिंक वाला क्रोमोसोम है, जिसमें यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपका था
कैपिटल आर, यहाँ पे था स्मॉल आर। लेकिन जब इसने अपनी इस बाँह को इसके साथ बदल लिया, इस वाले ने अपनी इस बाँह को इसके साथ बदल लिया, तो बताओ इस वाले के पास कैपिटल आर आएगा कि स्मॉल आर? यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि इससे ये बदल चुका है। ठीक है, इसका इतना भाग टूट करके यहाँ पे लग गया है और इसका इतना भाग टूट करके यहाँ पे लग गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया। ठीक है, चलो एक बार इसको रंग लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए काम कर रही हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आपका कौन सा है, पिंक वाला है। ठीक है, पिंक वाला था, लेकिन यहाँ पे इसका कौन सा आ गया है, पिंक वाला भाग टूट करके यहाँ आ गया है। बात समझ में आ रही है? यानी कि होना क्या चाहिए था, होना तो ऐसे रहना चाहिए था इसको, यानी कि कैपिटल टी के साथ हमेशा हमेशा कैपिटल आर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, इस वाले कैपिटल टी के साथ स्मॉल वाला आर आ गया, यानी कि ये नए तरह का डीएनए बन गया। ठीक है, यानी डीएनए का जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है ना, डीएनए या गुणसूत्र का कुछ भाग टूट करके वापस से जा करके इससे जुड़ गया, और इसका कुछ भाग टूट करके वापस से जाके इससे जुड़ गया, ताकि नए तरह के संयोजन बन सके। यानी कि कैपिटल टी के साथ देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ गया। यहाँ पे देखो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ गया। पहले क्या था, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही था दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ गया, यानी नए तरह का संयोजन बन गया। ऐसा जीन तो हमारे पास कभी था ही नहीं। ये हुआ क्या, ये टूटने की वजह से नए तरह का संयोजन बना। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी डीएनए या गुणसूत्र का कुछ भाग टूट करके नए तरह से संयोजन करना, ताकि हमें नए तरह का कॉम्बिनेशन मिल सके। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं इसकी, तो डेफिनेशन यहाँ पे है, देखना। रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनर्संयोजन, यानी वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के टुकड़े टूट जाते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया वो टूट जाते हैं, और नए संयोजनों का निर्माण करने के लिए पुनः संयोजित होते हैं। यानी कि नए संयोजन, ये क्या है, नया संयोजन है, ऐसा कभी नहीं था। नया संयोजन मतलब नया टाइप बना रहा है। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर था, पर यहाँ क्या बना दिया इसने, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर बना दिया। तो ये क्या है, ये नया संयोजन है। तो डीएनए के टुकड़े को टूटना और वापस से जुड़ना, ताकि नए तरह का संयोजन बन सके। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो इसको आप एक बार डेफिनेशन नोट कर लो। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डीएनए आर ब्रोकन, डीएनए के पीस टूटते हैं और रिकम्बाइंड होते हैं, यानी कि वापस से जुड़ते हैं, टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन, अलग तरह से जुड़ेंगे, सेम टू सेम वैसे ही नहीं जुड़ेंगे, अलग तरह से जुड़ेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के टुकड़े टूट जाते हैं और नए संयोजनों का निर्माण करने के लिए पुनः संयोजित होते हैं, इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। यानी कि संयोजन तो हो रहा है, वापस से हो रहा है, टूटने के बाद फिर से जुड़ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, नए तरह के संयोजन मिले। पहले हमें क्या मिल रहा था, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। 1 मिनट दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर वीडियो रोक के नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हुआ क्या, पहले हमेशा कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही आता था, यहाँ पे हमें नया संयोजन मिल गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, लिंकेज को समझते हैं। ठीक है, लिंकेज को समझते हैं। चलो देखो मान लेते हैं हमारा वापस से वैसे ही क्रोमोसोम लेते हैं। ठीक है, वापस से 2 क्रोमोसोम हमने ले लिया। ठीक है, एक वाले के ऊपर हमने कह दिया क्या है, एक वाले के ऊपर कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है। ठीक है, ये क्या है, जीन है हाइट के लिए, मुझे वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ ही जाओगे इस बार। देखो ये वाला आपका क्या है, कैपिटल टी है, और स्मॉल टी है। ठीक है, अच्छा मान लो कि जो आपका दूसरा वाला जीन था, यानी आर वाला जीन था, वो मान लो इसके पास है, बिल्कुल पास है। ठीक है, यहाँ ना हो, दूर ना हो करके क्या है, बिल्कुल पास है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे स्मॉल आर बनाना था।
स्मॉल आर, इसको भी आप क्या समझोगे, स्मॉल आर। आई एम सॉरी, गड़बड़ी किए बिना मेरा काम पूरा ही नहीं होता। चलो देखो, मान लो ये कैपिटल टी और स्मॉल आर जो है ना वो बिल्कुल पास पास है, एकदम करीब करीब है। तो इनके यहाँ से टूट करके देखो, देखना ज़रा, इनके यहाँ से टूटने की संभावना बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दूर से टूटते हैं, ठीक है। यहाँ से टूट करके ये इससे जुड़ जाएगा, मान लो इतना पार्ट टूट करके जा करके इससे जुड़ गया, और इसका इतना भाग टूट करके इससे जुड़ गया। तो क्या ये टी और आर अलग हुए? नहीं। क्या नए तरह के संयोजन अब बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, ठीक है। देखो मान लो इतना भाग जो है, ठीक है, मान लेते हैं इसको गुलाबी कलर से मैं रंग दे रही हूँ, पिंक कलर से रंग दे रही हूँ। मान लो ये टूट करके जुड़े भी, ठीक है, मान लो टूट करके जुड़े भी, देखो हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। हाथ मिलाने के बाद टूट करके ये वापस से जुड़े भी, देखना, मान लेती हूँ इसका इतना भाग आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, और बाकी का भाग इसका खुद का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था, ठीक है। और दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पे था आपका कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर क्या कभी अलग हुए इसके टूटने की वजह से? नहीं हुए। भले ही ये टूट के यहाँ पे जुड़ा है, लेकिन ये दोनों जीन जो एकदम करीब करीब हैं वो अलग नहीं हुए, ठीक है, वो अलग नहीं हुए। क्या नया संयोजन हमको मिला? नहीं मिला, ठीक है। यानी कि इसे हम कहते हैं सहलग्नता, यानी कि लिंकेज। लिंकेज यानी कि ये दोनों जीन क्या है, आपस में लिंक हैं, इतने करीब करीब हैं कि इन्हें कोई अलग ही नहीं कर सकता। इनके अलग होने के चांस एकदम निल हैं। यानी कि ये ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं कि इनके अलग होने के चांस एकदम निल हैं। निल मतलब ज़ीरो, ठीक है, ना के बराबर ये अलग होंगे। शायद ही कभी इनके बीच में दरार आए, ठीक है। ऐसा बहुत कम चांस हो सकता है कि इनके बीच से डीएनए टूटे। इतने ये करीब हैं कि इनके बीच से डीएनए टूटना लगभग नामुमकिन है। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं लिंकेज। ऐसी प्रक्रिया में क्या नए तरह के संयोजन बन पाएंगे? क्या कैपिटल टी के साथ कभी कैपिटल आर आ पाएगा? शायद नहीं के बराबर, बहुत चांस कम है उसका कि कैपिटल टी के साथ क्या आए, स्मॉल आर आए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि ये दोनों जीन क्या है, आपस में लिंक हैं। यानी कि ये दोनों जीन में क्या है, लिंकेज है। जब भी जीन पास पास होंगे तो उनके अलग होने के चांस बहुत कम हैं और नए संयोजन बनने के चांस बहुत कम हैं। इसी को कहते हैं सहलग्नता या लिंकेज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो, सहलग्नता यानी कि लिंकेज, इट इज टेंडेंसी ऑफ जीन टू बी इनहेरिटेड टुगेदर व्हेन दे आर प्रेजेंट क्लोजली ऑन डीएनए। यानी कि सहलग्नता जीनों की वह प्रवृत्ति है जो एक ही डीएनए अथवा गुणसूत्र पर साथ होने के कारण सम्मिलित वंशागति दिखाते हैं। मतलब कि जीन क्या है, जीन एक साथ हैं, एकदम पास पास हैं, जिसके कारण वो एक साथ वंशागति दिखाते हैं। यानी कि दोनों साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उनका अलगाव नहीं होता। यानी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही जाएगा, स्मॉल आर नहीं जा सकता। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं लिंकेज, ठीक है। दो जीन जब पास पास हो ये तभी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, लिंकेज। फिर उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ले चलती हूँ। एनसीईआरटी ने आपको क्या एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, उसको एक बार समझेंगे हम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं लिंकेज में उसने क्या एग्जाम्पल ले रखा है। हमने तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर ले के एग्जाम्पल समझ लिया आखिर होता क्या है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी, देखो मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाती हूँ, जब भी दो जीन आपस में क्लोज होंगे, पास पास होंगे, तो उनके अलग होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। और मान लो ये माता पिता के क्रोमोसोम थे, मान लो ये माता का था, ये पिता का था, ठीक है। माता पिता के जैसे ही कैरेक्टर मिलेंगे, यानी कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही मिलेगा, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर मिल जाए या स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर के साथ स्मॉल टी मिल जाए, ठीक है। ऐसा बनने के चांस बहुत कम है। ये नए तरह की चीज़ें हैं, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पेरेंटल टाइप यानी कि पिता की तरह
पेरेंटल मतलब होता है मतलब माता पिता की तरह, माता पिता की तरह मिलने के चांस ज़्यादा होंगे लिंकेज में, और ऐसे अलग तरह के मिलने के चांस बहुत ही कम होंगे। जबकि रिकॉम्बिनेशन में अलग तरह के मिलने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कभी भी माता पिता से ज़्यादा नहीं होंगे, पर हाँ नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो सकते हैं। कितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्या परसेंटेज हो सकता है, अभी समझते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी में जो आपका लिंकेज है ना, लिंकेज यानी संलग्नता और रिकॉम्बिनेशन के लिए, देखो संलग्नता और रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन, इसके लिए आपके एग्जाम्पल ले रखा है ड्रोसोफिला, जिसे हिंदी में इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई कहते हैं, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई कहते हैं ड्रोसोफिला को। बात समझ में आ रही है? ड्रोसोफिला का उन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है। उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी ने कहा है कि ड्रोसोफिला का जो जीन है ना, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये किसका है, मान लेते हैं ये माता का है। ठीक है, ये फीमेल का है, और मान लेते हैं ये मेल का है। ठीक है, इस वाले को ऐसे तिरछा बना दिया, यानी कि ये वाई क्रोमोसोम है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम आपको ऐसे करके दिखाया था, इसी क्रोमोसोम को मैं ऐसे तिरछा कर दूं और ये लाइन बना दूं, तो ये वाला क्रोमोसोम ये मान लो, ये वाला क्रोमोसोम ये मान लो। ठीक है, तो वही चीज़ बना रही हूँ, बस आपके एनसीईआरटी ने जैसे बना रखा है वैसे बना के मैं समझाना चाहती हूँ। देखो उन्होंने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि जो आपके ड्रोसोफिला में बॉडी कलर है, क्या है, बॉडी कलर यानी शरीर का जो रंग है, ठीक है, उसका जीन, और क्या, आई कलर का जीन, ये क्या है, आपस में बहुत पास हैं, क्या है, क्लोज हैं, बहुत ही पास हैं। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे क्या है, देखो बॉडी कलर, अगर मैं कलर की बात करूँ तो बॉडी कलर को इन्होंने माना है येलो, ठीक है, और ब्राउन माना है। ठीक है, येलो के लिए उन्होंने सिंबल दिया है वाई, और ब्राउन के लिए उन्होंने सिंबल दिया है वाई प्लस। ठीक है, तो ये सिंबल आपको थोड़ा सा याद रखने हैं, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बस परसेंटेज याद रखना, मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप याद रखना। बॉडी कलर के लिए उन्होंने येलो लिया है स्मॉल वाई से, और ब्राउन लिया है वाई प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ वाई, और यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ वाई प्लस। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं बना दूंगी वाई वापस से, क्योंकि आपने अभी भी देखा था एक जो साथ में गुणसूत्र होते हैं उनके समान पे ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया था आपके लिए कैपिटल टी, ऐसे ही वाई बना रही हूँ, बस ऊपर नीचे बना रही हूँ। ठीक है, देखो वाई, बात समझ में आई? अच्छा वाई बात समझ में आई। चलो देखो आई कलर की मैं बात करूँ तो आई कलर उन्होंने माना है कि आई कलर आपका वाइट आई कलर होगा, वाइट, या फिर क्या होगा, रेड होगा। वाइट को उन्होंने W से दिखा रखा है, रेड को W प्लस से, और उन्होंने कहा है कि ये जीन लिंकेज शो कर रहे हैं, यानी कि पास होंगे। लिंकेज में क्या होंगे, ये दोनों जीन पास होंगे, क्लोज होंगे, मैंने लिख रखा है क्लोज मतलब पास। तो मैं यहाँ बिल्कुल पास बनाऊंगी इसके, है ना, W इसको मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे W प्लस। इस पर क्यों नहीं बना रही, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं होता है, वाई क्रोमोसोम पे कोई ऐसा जीन खास करके नहीं होता, उस पर होते हैं जीन, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, अभी हमें किससे मतलब है, सिर्फ इससे। ये माता है, ये पिता का जीन है। ठीक है, और किसके पिता, फ्रूट फ्लाई के पिता। ठीक है, पिता का जीन है। देखो क्योंकि ये बहुत पास हैं, तो क्या इनके अलग होने की संभावना है, ना के बराबर। यानी जो इनके बच्चे होंगे उनमें भी स्मॉल वाई के साथ स्मॉल W आएगा, और वाई प्लस के साथ W प्लस आएगा, ऐसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पेरेंटल टाइप बनना, पेरेंटल टाइप यानी कि माता पिता की तरह बनना। ठीक है, और कितने परसेंट बनेंगे, 100 में से 98.7% कैसे बनेंगे, माता पिता की तरह बनेंगे, यानी कि स्मॉल वाई W या फिर वाई प्लस W प्लस बनेगा। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि देखो ऐसा जो चांस नहीं कि इनके अलग होने के चांस एकदम बिल्कुल ज़ीरो कह दें हम, ज़ीरो के लगभग हो सकते हैं। देखो इसके चांस रिकॉम्बिनेशन बनने के, यानी कि स्मॉल वाई के साथ W प्लस या W के साथ
वाई प्लस ऐसे आने के चांस, इसको क्या कहते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट टाइप यानी कि नए तरह के संयोजन बनने के चांस कितने चांस हैं, 1.3%, बहुत कम चांस है। ठीक है, जब भी लिंकेज हो यानी जीन पास पास हों तो उनके अलग होने के चांस बहुत कम हैं। उनके अलग होने को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट बनना, और उनके साथ साथ रहने को हम कहते हैं लिंकेज होना या पेरेंटल टाइप बनना। ठीक है, इसकी हिंदी आपको लिखी हुई मिल जाएगी तो आप वहाँ से लिख लेना। यहाँ पे जब जीन बहुत पास पास हैं तो पेरेंटल टाइप यानी कि माता पिता की तरह बनने के चांसेस कितने हैं, 98.7%। ये परसेंटेज आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में फिगर नंबर 5.11 में दे रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना एक बार। और रिकॉम्बिनेंट टाइप बनने के चांसेस कितने हैं, 1.3%। यही बात मैं करूं अगर रिकॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो ये तो जीन किसके लिए थे, बॉडी कलर और आई कलर। आपको याद रखना है कि बॉडी कलर और आई कलर के जीन बिल्कुल पास पास होते हैं ड्रोसोफिला में, इसीलिए पेरेंटल टाइप बनने के चांस होते हैं 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टाइप बनने के चांस होते हैं 1.3%, क्योंकि ये दोनों जीन क्या है, पास पास हैं। अब दो और जीन की हम बात करेंगे जो आपके क्या होंगे, दूर दूर होंगे ड्रोसोफिला में ही। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन के लिए मैं दूसरे पेज ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाना अच्छा नहीं होगा। देखो, रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि पुनर्संयोजन। मैं आपकी हिंदी इसकी बता चुकी हूँ, अब बस मैं आपको एनसीईआरटी का पॉइंट कवर करा रही हूँ वापस से। ये किसके हैं, माता के क्रोमोसोम है, ये किसके हैं, पिता के क्रोमोसोम है। ये वाला मतलब वाई क्रोमोसोम है ना, वाई को तिरछा थोड़ा बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे एक जीन है जो कि वापस से मैं किसका मान रही हूँ, ये आपके वाइट आई कलर का जीन है। ठीक है, वाइट आई कलर था, आंखों का रंग क्या था, वाइट था, यानी कि आई कलर। यहाँ पे कौन कौन से जीन हम पास मान रहे हैं, दूर मान रहे हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन करना है ना तो दूर मानेंगे, आई कलर। और आई कलर के यहाँ के लिखूंगी W+, W मतलब वाइट, W+ मतलब रेड। ठीक है, अच्छा, दूसरा है विंग्स साइज, यानी कि पंखों का, उनका जो ड्रोसोफिला के जो पंख होते हैं उसका साइज। M मतलब होता है मिनिएचर, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ विंग साइज मिनिएचर हो सकता है, यानी कि छोटा हो सकता है, या लार्ज हो सकता है। ठीक है, यानी कि बड़ा हो सकता है। मिनिएचर को मैं M से दिखा रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में M से दिखाया है, और लार्ज को M+ से दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दे रही हूँ, M+। तो ये जीन क्योंकि बहुत दूर दूर हैं तो इनके अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ये वाला, जैसे कि मैंने आपको कट करके बताया था, हो सकता है ये भाग टूट करके इस भाग के साथ जुड़ जाए और ये भाग यहाँ पे आ जाए। जो अभी हमने देखा था बस वही चीज़ है, इसको इस तरह से दिखा दिया गया है और कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या देखो यहाँ पे जो मैंने दिखाया था दूर दूर है। ठीक है, और यहाँ से मैंने आपको समझा दिया था, वही बात हम यहाँ कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाया हुआ है कि ये दोनों जीन दूर दूर हैं, तो इनके यहाँ से इतना भाग टूट करके इससे लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम कहेंगे कि पेरेंटल टाइप कौन है, यानी माता पिता की तरह। माता पिता कैसे हैं, W के साथ M है, और क्या है, W+ के साथ M+ है। ऐसे बनने के चांसेस कितने हैं, ऐसे बनने के चांसेस है आपके 62.8%। ये डेटा है, ठीक है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, चांस इतना ही है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट यानी कि नए तरह के, रिकॉम्बिनेंट पुनर्संयोजन वाले टाइप बनने के चांस कितने हैं। पुनर्संयोजन क्या हो सकता है, W के साथ M+ आ जाए, या फिर आपका W+ के साथ M आ जाए। ये दो तरह के नए कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इनके बनने के चांस कितने हैं, इनके बनने के चांस है 37.2%। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि आई कलर और विंग साइज। आई कलर मैंने अभी आपको बताया है क्या हो सकता है, वाइट एंड रेड, वाइट और रेड को W+ से दिखाते हैं, वाइट को W से। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आई कलर और विंग साइज, इन दोनों की जब बात करेगा तो पेरेंटल टाइप होंगे आपके 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप होंगे
37.2%। या दूसरे तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो पेरेंटल टाइप कितना परसेंट बनेगा, तो आप कहोगे 62.8%। पूछेगा रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना बनेगा, तो आप कहोगे 37.2%। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि जब लिंकेज हो रहा है, तो पेरेंटल टाइप कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 98.7%। पूछेगा लिंकेज हो रहा है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 1.3%। और ये कब होता है लिंकेज, कौन से दो कैरेक्टर में है ड्रोसोफिला के, तो आई कलर और बॉडी कलर और आई कलर, इन दोनों में क्या होता है लिंकेज। ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना नोट करना है। मैं आपके लिए मार्क कर दे रही हूँ आपको कितना नोट करना है। ठीक है। देखो, आपको बस इतना नोट करना है कि जब लिंकेज हो रहा है, ठीक है, लिंकेज जो है वो ड्रोसोफिला में, एक मिनट, ड्रोसोफिला के बॉडी कलर और आई कलर में हो रहा है, और इसमें पेरेंटल टाइप बन रहा है आपका 98.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप बन रहा है 1.3%। बस इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। इसमें इतना हो गया, आगे बढ़े, देख लो। ठीक है। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि रिकॉम्बिनेशन में, जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा यानी पुनर्संयोजन होगा, ठीक है, तो आपके 62% जो बनेंगे, 62.8%, वो होंगे पेरेंटल टाइप, और रिकॉम्बिनेंट टाइप होंगे आपके 37.2%। और ये कौन कौन से कैरेक्टर में होता है, आई कलर और विंग साइज में होता है। ठीक है। और इतना बात आपको याद रखना, रिकॉम्बिनेशन तभी होगा जब जीन दूर दूर होंगे, लिंकेज तभी होगा जब जीन पास पास होंगे। तो ये आपकी पूरी बात हो गई लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। आपके एनसीईआरटी के फिगर 5.11 में दे रखा है 5.11, उस डायग्राम को जाके एक बार देखना और ये परसेंटेज आप मैच करना, और ये चीज़ आप मैच करना। ठीक है। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वो डायग्राम बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको वो डायग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है। नीचे की चीज़ें थोड़ी सी फालतू दे रखी हैं, उस पर गौर मत करना, बस इतना देखना और आप परसेंटेज याद करना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कहीं कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। और रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज की डेफिनेशन आप याद रखना। ओके। और आपको जो भी टॉपिक अब पढ़ना है आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।